चलिए, खिलजी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोगों को तुगलक स्टार्ट करना है। तुगलक के अंदर हमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, इवन 4 पढ़नी है, ठीक है ना। तुगलक डायनेस्टी में 3 तो हमें रूलर पढ़ने हैं। कौन से रूलर हैं? एक तो है ग्यासुद्दीन तुगलक, शॉर्ट में लिख दो इसको जीएसटी, ठीक है। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट में हो जाएगा एमबीटी। और तीसरा है फिरोज शाह तुगलक, शॉर्ट में हो जाएगा एफएसटी, ठीक है। ये 3 तो हमें तुगलक पढ़ने हैं, जीएसटी, एमबीटी और एफएसटी। इनके अलावा, क्योंकि देखो ये जो एरा है तुगलक का, ये 2-3 चीजों के लिए याद रखा जाता है। एक तो क्या है कि 1320 से 1351 का एरा है। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे ना, 1351 नहीं है, 1414, 1414, ठीक है ना। तो एक तो क्या है कि ये जो एरा है तुगलक, वो 1320 से 1414, 1414 तक का एरा है। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक जो रूल किया था वो तुगलकों ने किया था, तो वो अपने को इसलिए भी याद रखना होता है, ठीक है ना। लेकिन इन सब के बीच में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसी एरा के बीच में एक साल ऐसा आता है जिसने हिंदुस्तान की सल्तनत को बदल दिया, दैट इज नोन एज 1398। 1320 से लेके 1414 के बीच में एक ईयर है 1398, जिसने इंडिया की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ठीक है ना, कल्चरल, हर चीज के अंदर ना एक बहुत बड़ा बदलाव किया। और अभी आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ कि 1398 में हुआ क्या था। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर अटैक किया था, ठीक है ना। तो तैमूर का वो अटैक है जो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हुआ क्या था कि जैसे जीएसटी है, ग्यासुद्दीन तुगलक है, ये आपका रहा 1320 से लेके 25। उसके बाद आ जाएगा आपका एमबीटी 1325 से लेके 51। उसके बाद आ जाएगा एफएसटी 1351 से लेके 88, ठीक है। ये 3 आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। और एफएसटी के बाद, फिरोज शाह तुगलक के बाद जितने भी ये वो थे डायनेस्टी के अंदर, जितने भी रूलर बने, कोई भी इफेक्टिव नहीं था, बस आया राम गया राम चला था। जो रूलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए फिरोज शाह के जाने के बाद कुछ ही समय के बाद 1398 में इंडिया के ऊपर एक अटैक हुआ था, जिसको तैमूर लंग का आक्रमण भारत के ऊपर कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक की बात है? तो ये 4 चीजें इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों रूलर और चौथा तैमूर लंग, ठीक है। क्लियर है बेसिक बात मेरी? आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कहानी स्टार्ट हो रही है आपकी जीएसटी से। जीएसटी बोले तो ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, ठीक है। ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 से 25, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88, ठीक है ना। तीनों को अगर मैं मोटा मोटी समझाऊं आप लोगों को, तो किन किन चीजों के लिए इनको याद रखा जाता है कि जो ग्यासुद्दीन तुगलक है, इसके टाइम पे सबसे ज्यादा मंगोलों ने भारत पर अटैक किया, ये इसलिए याद किया जाता है, ठीक है ना। इसके टाइम पे टोटल मंगोलों ने 29 बार भारत पर अटैक किया, ठीक है। क्लियर है? फिर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख बोला जाता है, ठीक है ना। इंटेलिजेंस फुलिश रूलर, ठीक है। पढ़ा लिखा मूर्ख इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना, इसको बोला जाता है द रूलर ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ कैनल्स, बेसिकली कैनाल्स, सॉरी, है ना। इसने भारत के अंदर बहुत सारी नहरें बनवाई है, इसलिए इसको याद रखा जाता है, ठीक है ना। अब इसके मरने के बाद, फिरोज शाह के मरने के बाद, तुगलक डायनेस्टी थोड़ा सा वीक पड़ जाती है। जो भी रूलर होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, इतने कैपेबल नहीं थे कि वो चीजों को मैनेज कर सकें या मेंटेन कर सकें। इस चक्कर में जब आपके यहाँ पे जब कोई रूलर कमजोर हो जाए तो बड़ा इजी होता है कि आपके सिंध वाले एरिया से कोई भी आपकी कंट्री के ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है ना। तो फिरोज शाह के बाद कोई स्ट्रांग रूलर आया नहीं, तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि ये जो साउथ वाला, सॉरी, जो सिंध वाला जो टेरिटरी था, ये सारा का सारा फ्री होल्ड हो गया, कोई भी चाह के अटैक कर सकता था। उसी टाइम पे इसके मरने के बाद 1398 में तैमूर लंग ने भारत के ऊपर अटैक किया, और बड़ा ही खतरनाक अटैक था तैमूर लंग का। इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ठीक है ना। और उसके बाद बहुत सारे बदलाव आए, वो हम लोग साथ साथ समझेंगे। बस ये वाली बात मैंने अभी बताई है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग बात करें ग्यासुद्दीन तुगलक की, ठीक है। तो जो जीएसटी था, हाँ, ये जो ग्यासुद्दीन तुगलक था, जीएसटी जो था, इसका मेजरली क्या था कि ये मुबारक शाह खिलजी के टाइम पे, मुबारक शाह खिलजी के टाइम पे, मुबारक शाह खिलजी का टाइम क्या था? 1316 से 1320, है ना। मैं बताया था एक यूनिक पर्सनैलिटी थी, काइंड ऑफ गे, है ना। वही मुबारक शाह की बात कर रहा हूँ। तो मुबारक शाह खिलजी के टाइम पे ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, ये गवर्नर था कहाँ का? सिंध का,
गवर्नर था कहाँ का? सिंध का। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी कि अब होगा क्या दिल्ली सल्तनत के अंदर कि सिंध में जो भी गवर्नर रहेगा, जो भी कमांडर सिंध का होगा, वो जैसे ही दिल्ली सल्तनत में कोई सल्तनत में कोई भी सुल्तान कमजोर है, तो सिंध का गवर्नर क्या करेगा? सत्ता को अपने कंट्रोल में ले लेगा, ठीक है ना? तो जैसे यहाँ पे कमजोरी दिखी, तो इसने क्या किया? सिंध वाले ने दिल्ली पर अटैक किया और सत्ता अपने पावर में, अपने कंट्रोल में कर ली। कैसे की थी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना? मोरओवर इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, ये गवर्नर था जब सिंध का, तो इसके टाइम पे जब एज अ गवर्नर, इसके टाइम पे टोटल 29 टाइम्स मंगोलों ने भारत पर अटैक किया, ठीक है ना? 29 टाइम्स अटैक, ये हाईएस्ट है। ये क्वेश्चन बनता है कई बार, नेम ऑफ दैट सुल्तान या नेम ऑफ दैट पर्सन ऑफ दिल्ली सल्तनत जिसके टाइम पे मंगोलों ने सर्वाधिक भारत पर आक्रमण किया। उस सुल्तान या व्यक्ति का नाम बताइए सल्तनत के, जिसके समय पर मंगोलों ने भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण किया। तो उसमें आपका आंसर क्या रहेगा? ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना? और ग्यासुद्दीन तुगलक ने कितने अटैक हुए इसके टाइम पे? 29। और कमाल की बात ये थी कि इसने 29 के 29 जो अटैक थे वो विफल किए थे, फेल किए थे, और इसने हर बार मंगोलों को हराया था। कोई अगर ये पूछ ले कि मंगोलों को सबसे पहले किसने हराया, तो आंसर क्या दोगे आप? करेक्ट आंसर होगा भाई मेरे बच्चों, करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ओके। तो इसने 29 बार इसने मंगोलों को हराया। तो कई बार क्वेश्चन आया था उस व्यक्ति या सुल्तान का नाम बताइए, तो भी नाम ग्यासुद्दीन तुगलक ही रहेगा, ठीक है ना? तो आप नाम चेंज मत करना, यही एक नाम आपको याद रखना है। 29 बार किसने हराया था मंगोलों को? ग्यासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है ना? हर बार इसने वहां पे हराया है। क्लियर है यहाँ तक की बात? ओके। इसके अगले पॉइंट लिखिए, इसके बस कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएसटी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जीएसटी नाम पता है सबको, ग्यासुद्दीन तुगलक, फिर भी एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में मैं इसको हर बार ग्यासुद्दीन ही लिखूंगा। हाँ, नसरुद्दीन को हराने के लिए उसने दोस्ती की थी, ठीक है। हमें तब आपका आंसर ठीक है, ठीक है ना? तो जीएसटी की आपको क्या बातें याद रखनी है? नंबर 1, 29 टाइम्स अटैक बाय मंगोल, 29 बार मंगोलों ने अटैक किया इसके टाइम पे, हर बार मंगोल हारे, ठीक है ना? दूसरा क्या याद रखेंगे? 1320, ठीक है। 1320 ग्यासुद्दीन किल्ड नसरुद्दीन खुसरो एंड ही कैप्चर्ड दिल्ली सल्तनत। 1320 में क्या किया? दोनों पॉइंट में बोल देता हूँ। ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे कि ग्यासुद्दीन के समय पे सर्वाधिक मंगोलों के भारत पर आक्रमण हुए, कुल 29 बार आक्रमण हुए तथा 29 की 29 बार मंगोल हारे। पहला पॉइंट क्लियर है? ग्यासुद्दीन के समय पे 29 बार मंगोलों ने भारत पर अटैक किया तथा हर बार मंगोलों को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। दूसरा पॉइंट 1320, ग्यासुद्दीन ने नसरुद्दीन खुसरो की हत्या कर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया। 1320 ग्यासुद्दीन ने सल्तनत इस पे नसरुद्दीन को मार के सल्तनत पे कब्जा किया, ठीक है ना। फिर 1320 में एक पॉइंट और लिखेंगे, सुल्तान बनने के बाद he won उड़ीसा और बंगाल, ठीक है। हालांकि उड़ीसा और बंगाल एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट जो अलग है वो वाले पार्ट की बात करें, ठीक है ना। कि 1320 में इसने उड़ीसा और बंगाल को जीता था। उड़ीसा का कुछ पार्ट अलग है, बंगाल तो पूरा ही मैंने बताया हुआ क्या है बंगाल, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर 1320 का। 1321 का लिखें, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। 1321 में अगला पॉइंट है
कि ही अटैक्ड ऑन बरंगल बट ही वाज लॉस्ट बाय। 1321 में इसने बरंगल पर आक्रमण किया लेकिन ये हार जाता है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बरंगल में इसको किसने हराया होगा? हु मे डिफीटेड गयासुद्दीन तुगलक इन बरंगल? बरंगल में गयासुद्दीन तुगलक को किसने हराया होगा, बताइए। अगर आखिरी क्लास आपने पढ़ी है, मेरी क्लास खत्म होने के बाद अगर नोट्स उठा के पढ़ोगे तो उसमें एक चीज आप देखोगे कि बरंगल में मैंने बताया था आपको काकतियाज के बारे में। किसके बारे में? काकतियाज। याद आई कहानी? काकतियाज का एक रूलर बताया था मैंने, प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव का मैंने एक सरेंडर बताया था, इतिहास का सबसे घिनौना, सबसे शर्मनाक सरेंडर, कि प्रताप रुद्रदेव बहुत स्ट्रॉन्ग एक रूलर हुआ करते थे, लेकिन भगवान जाने उस दिन इनके दिमाग में क्या था जो उन्होंने इस तरीके से सरेंडर किया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1321 में इसने अटैक किया बरंगल पे। प्रताप रुद्रदेव ने इसको बुरी तरीके से हराया, मतलब इसका भूत बना दिया मार मार के। इस कदर प्रताप रुद्रदेव उस दिन लड़ा था। ठीक है ना। तो अब ये हार जाता प्रताप रुद्रदेव से, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, फिर से मन करता है यार एक बार और क्यों ना ट्राई किया जाए, है ना। तो ये 1323 में एक बार फिर से अटैक करता है बरंगल पे। ठीक है। इस बार जब ये बरंगल पे अटैक करने जाता है तो ये जीएसटी तो है ही, पर इसके साथ एक बंदा और जाता है, जीएसटी और जूना खान। ये दो लोग जाते हैं अटैक करने। ठीक है ना। और इस बार ये जब दोनों जाते हैं तो इस बार ये बरंगल को जीत जाते हैं। ठीक है। इस बार 1323 में लोग बरंगल में जीत जाते हैं। क्लियर है? हाँ बिल्कुल अमित पटेल, बिल्कुल ठीक है। हाँ मलिक कफूर को दिया था, बिल्कुल। हाँ ठीक है ना। तो 1323 में ये गयासुद्दीन तुगलक और जूना खां दोनों जाते हैं वापस से अटैक करने के लिए बरंगल, और बरंगल में इस बार ये जीत जाते हैं। ठीक है ना। और ये जो जूना खां है, इसका बता दूं, जूना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक है। समझे मेरी बात? जूना खान जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक का एक्चुअल नेम है। इसको जूना खान के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक तो जब ये सुल्तान बन जाएगा तब ये टाइटल ले लेगा मोहम्मद बिन का। इसका नाम था जूना खान। ठीक है ना। क्लियर है मेरी बात? तो जैसे इसने टाइटल ले लिया, जूना खान ने टाइटल किसका ले लिया? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो ये मत समझना कि जो गयासुद्दीन तुगलक है वो वाकई गयासुद्दीन तुगलक होगा। गयासुद्दीन तुगलक का भी जो एक्चुअल नेम था ना, गयासुद्दीन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो था गाजी मलिक। लिख लो इसको, गाजी मलिक। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का नाम था गाजी मलिक। ठीक है। सुल्तान बनने के बाद इसने अपना नाम कर लिया गयासुद्दीन तुगलक, और जूना खान जो था इसने सुल्तान बनने के बाद अपना नाम कर लिया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। एक्चुअल नेम जो है वो गाजी मलिक और जूना खान है, याद रखोगे इस बात को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बरंगल में गयासुद्दीन और मोहम्मद बिन, हालांकि एक्चुअल नेम से पूछेंगे नहीं पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। ये दोनों अटैक करते हैं बरंगल पर और इस बार ये 1323 में जीत जाते हैं। ठीक है। अब जब 1323 में ये जीत जाते हैं तो उसके बाद जब इनका ध्यान जो था वो कहां पे था? साउथ की तरफ चला गया, है ना। अगर आप देख रहे हो, समझ रहे हो चीजों को, तो ये दिल्ली सल्तनत है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का ध्यान कहां है? बरंगल, है ना। साउथ इंडिया में इनका ध्यान चला गया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो सल्तनत है वो अपना ध्यान भटका रही है बाकी जगह से, है ना। तो जब ये ध्यान अपना बरंगल पे लगाए बैठे थे, वहां पे जीतने के लिए बैठे हुए थे, इन बिटवीन क्या हुआ कि ये जो बंगाल जीते हुए थे ये बंगाल हार गए वापस से। ठीक है ना। तो बंगाल में जो भी इनके कमांडर वगैरह हुआ करते थे उन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर लिया। ये इसलिए हो जाता था, ये इसलिए होता था कि एक तो सुल्तान नया नया बनाए, पहली चीज कि नया नया सुल्तान है ना। और सुल्तान का ध्यान भी कहाँ है? वो नॉर्थ में है नहीं, वो सारा का सारा साउथ में। तो वहां के जो भी कमांडर रहेंगे या जो सूबेदार रहेगा उसको लगेगा कि अभी सुल्तान का ध्यान है नहीं, बेस्ट टाइम है अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लो। ठीक है ना। जब तक ये बरंगल जीते इतने में बंगाल हार गए। ठीक है। अब बंगाल हारने के बाद इसका अगला पॉइंट आ जाएगा 1325। ठीक है। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है? अकेला जाता है और बंगाल को फतेह कर लेता है। ठीक है। यानी कि 1325 में बंगाल पे अटैक करता है और बंगाल को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर है मेरी बात? तो गयासुद्दीन तुगलक के आपको ये ईयर्स याद रखने हैं। ठीक है। यहां लिख देता हूं 1325 बंगाल कनकर्ड, बंगाल जीत गए थे।
क्लियर है यहाँ तक की बात। तो गयासुद्दीन तुगलक के ये आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली क्या चीज है, इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मंगोलों ने अटैक इसी के टाइम पे किए थे सिंध में, कितनी बार किए थे, 29 बार किए थे, और 29 के 29 बार इसने मंगोलों को वहां पे हराया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि 1320 में इसने उड़ीसा जीत लिया, 1321 में इसने बरंगल पर अटैक किया, लेकिन ये हार गया काकतीयाज से। फिर 2 साल इसने तैयारी करी बरंगल के लिए। 1323 में इस बार अपने बेटे के साथ जूना खां, जिसको इतिहास मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानता है, इन दोनों बाप बेटों ने अपनी आर्मी लेकर अटैक किया बरंगल पे। इस बार ये लोग जीत जाते हैं, लेकिन जब इनका ध्यान बरंगल पे था इतने में बंगाल इनके हाथ से फिर चला जाता है। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक पुनः एक बार बंगाल के ऊपर आक्रमण करता है और बंगाल को जीत जाता है। क्लियर है, अब सल्तनत इनकी हो चुकी है, समझा जाए तो मोटा मोटी सल्तनत इनके पास है, पूरा क्षेत्र अब इनके पास है। ठीक है ना, अब जब ये यहां से बंगाल को जब जीत गया था, सल्तनत पूरी इनके पास आ गई, तो ये बंगाल से वापस आ रहा था दिल्ली की तरफ। ठीक है, बंगाल जीत गया, वापस आ रहा है दिल्ली की तरफ। ठीक है ना, अब दिल्ली आएगा तो बीच में एक एरिया आता है जिसको आप बोलते हैं यूपी, पहले इसको क्या बोलते थे, अवध। ठीक है, बीच में एक क्षेत्र आएगा यूपी, पहले इसको क्या बोलते थे, अवध, है ना। तो जब ये यहां से वापस आ रहा था बंगाल जीतने के बाद, तो ये यूपी पहुंचा था। अच्छा, यहाँ पे इसका बेटा बैठा हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि फादर साहब ने बंगाल जीत लिया, तो फादर साहब का वेलकम उस अकॉर्डिंगली होना चाहिए, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इसका अरेंजमेंट किया वेलकम का। तो इसके बेटे ने यहाँ पे यूपी में एक जगह है इलाहाबाद, जिसको आप लोग बोलते हो, आज की डेट में जो इलाहाबाद है, पहले वही बेसिकली अवध हुआ करता था। यहाँ पे एक जगह हुआ करती थी काड़ा, याद आया काड़ा। काड़ा पहले भी हम लोग कर चुके हैं। काड़ा के अंदर एक सुल्तान मारा गया था सल्तनत का, सुल्तान का नाम था, क्या नाम था, काड़ा के अंदर एक सुल्तान मारा गया था। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कोई तो सुल्तान था जो काड़ा में मरा था। कई बार ऐसे घुमा देंगे आपको क्वेश्चंस के अंदर, इनमें से उन सुल्तानों के नाम बताइए जो एक ही जगह पे मरे हैं। तो यहाँ पे एक इलाहाबाद में पहले एक सुल्तान मारा गया था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। किसने मारा था इसको, अलाउद्दीन खिलजी ने। याद आ गई पूरी कहानी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को कहाँ मारा था, काड़ा में ही तो मारा था, जब वो देवगिरी जीत के आया था, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इलाहाबाद के काड़ा में, काड़ा बेसिकली पहले एक बड़ा टेरिटरी था जंगलों वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे काड़ा के जो जंगल थे, काड़ा के जो जंगल थे, उन जंगलों में अपने फादर के लिए वेलकम का अरेंजमेंट किया। अभी पूरी कहानी समझना, वेलकम का क्या अरेंजमेंट किया इसने, काड़ा के जंगलों में इमीडिएट पेड़ कटवाए सारे के सारे, ठीक है, सारे नहीं मतलब मैक्सिमम, ठीक है ना। पेड़ कटवाने के बाद उन लकड़ियों से, ये जो वुडन यहाँ पे इकट्ठा हुआ, ठीक है, इन लकड़ियों से वहां पे इमीडिएट एक वुड महल बनवाया, वुड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको लकड़ी का महल। किसी किसी जगह पे आपको लकड़ी का मंच देखने को मिलेगा, महल या मंच, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इमीडिएट काड़ा में लकड़ियों को कटवाया। लकड़ियों को कटवाने के बाद वहां पे एक अरेंजमेंट रखा, जिसके अंदर जिसके अंदर बहुत सारे डांसर्स, शराब और शबाब सबके अरेंजमेंट किए गए थे, क्योंकि फादर साहब जो थे वो बंगाल जीत के आए थे, ठीक है। अब वो बंगाल जीत के आ रहा है, सारा का सारा अरेंजमेंट कहाँ पे कर रखा है उसने, काड़ा के अंदर कर रखा है कि फादर का वेलकम होगा, बढ़िया डीजे पार्टी, अच्छे अच्छे गाने, है ना, वो सब चीजें वहां पे चल रही थी उस टाइम पे, ड्रिंक व्रिंक सब कुछ चल रहा था, और लकड़ियों का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी किसी किताब में मंच लिखा हुआ है और किसी किसी किताब में महल लिखा हुआ है ना। तो हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर लिख देंगे, यानी कि लकड़ी का एक ढांचा बना के उसने तैयार किया था, है ना, चाहे महल लिख लो चाहे मंच लिख लो, ठीक है ना। उस अरेंजमेंट के बाद जब गयासुद्दीन जब ये जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक जब रेस्ट करने रात को पूरी पार्टी खत्म होने के बाद जब इस महल के अंदर गया, तो हुआ क्या था कि जो जीत के आए थे उसमें बहुत सारे हाथी वगैरह सब कुछ थे, है ना। तो जब ये महल के अंदर गया ना सोने के लिए, तो उसी टाइम पे जो हाथी थे, जो एलिफेंट थे, एलिफेंट यानी कि हाथी यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पील, है ना। पील से याद आया इतिहास का वो कौन सा सुल्तान है जिसको पील बख्श कहते हो, पील बख्श की उपाधि किसके पास थी, नेम ऑफ दैट सुल्तान हु अर्न द टाइटल ऑफ पील बख्श, थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। उस सुल्तान का नाम बताओ जिसको पील बख्श के नाम से जाना जाता है। पील बख्श उसको बोला जाता है ऐबक को। खैर, तो यहाँ पे जो पील सेना थी, जो पील जो थे, जो एलिफेंट थे, जो हाथी थे, हुआ क्या कि ये तो अपने महल में सोने के लिए चला गया। दो स्टोरी है, मैं दोनों आपको सुना रहा हूं। पहली तो ये है कि
स्टोरी क्या कहती है कि बंगाल जीतने के बाद जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की तरफ आ रहा था, तब उसके बेटे ने उसके लिए एक शाही इंतजाम किए थे, उसके रुकने के लिए रात की व्यवस्था की गई थी, जिसमें शराब और शबाब दोनों का इंतजाम किया गया था, ठीक है ना। इसी इंतजाम के लिए उसने इलाहाबाद, जो आज का इलाहाबाद है, उसमें जो काड़ा नाम की जगह थी, उसके जंगलों में लकड़ियां कटवाई और इमीडिएट तत्कालिक प्रभाव से वहां पे एक ढांचा तैयार किया, स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसमें पूरे इंतजाम के बाद गयासुद्दीन तुगलक को रेस्ट करना था। अब होता क्या है, पहली स्टोरी क्या कहती है कि गयासुद्दीन तुगलक जब रेस्ट करने गया तो ये जो हाथी थे, इनमें से किसी एक हाथी ने 2-3 पैक लगा लिए होंगे, है ना। ये जो हाथी थे, इन हाथियों में आपस में कुछ फाइट वगैरह का सीन हुआ, कुछ थोड़ा सा झड़प होती है, जिस झड़प के कारण क्या हुआ कि वो जो हाथी थे जब लड़ने के लिए एक दूसरे की तरफ भागने लगे तो 2-3 हाथी उस महल में जाके टकरा गए। अब महल तो लकड़ियों का था, इमीडिएट बनाया गया था, और वो पूरा का पूरा जो ढांचा था वो किसके ऊपर गिरा, गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर, ठीक है ना। तो ढांचा किसके ऊपर गिरा, गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर, और गयासुद्दीन तुगलक कहां गया, सबसे ऊपर, ठीक है। एक तो इसकी ये कहानी है कि गयासुद्दीन तुगलक जो था वो इस एक्सीडेंट के अंदर मारा गया। एक और इसकी कहानी आती है, वो कहानी ये है हाँ, नामी का करेक्ट आंसर है। एक और कहानी आती है कि ये जो लकड़ियों का था, ये मंच था, महल नहीं था। मंच की कहानी सुन लो। मंच की क्या थी कि अरेंजमेंट जब किए गए थे सारे के सारे, ठीक है ना, तो उस अरेंजमेंट के अंदर ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, ये वहां अपनी सेना को और अपने जो लोग थे जो उसके साथ आ रखे थे और जो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आ रखे थे, उनको धन्यवाद करने के लिए हाथी सहित इस मंच के ऊपर चढ़ता है। अब हाथी का वजन वो मंच नहीं झेल पाया, इसलिए वो मंच नीचे और गयासुद्दीन तुगलक ऊपर, है ना। ये दो अलग अलग कहानी है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, वुडन स्ट्रक्चर या लकड़ियों का ढांचा। क्लियर है, मंच हो या महल हो, ठीक है। इस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। लेकिन एक कहानी और है जो कहीं ना कहीं एक अनसुनी कहानी रह जाती है इतिहास के अंदर। इसको हम लोग अलग दृष्टिकोण से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अब देखो हुआ क्या था, ये चीज आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको क्वेश्चन यहां घुमा देगा। हुआ क्या था, अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन, इसके पैरेलल एक संत हुआ करते थे, बड़े फेमस संत हुआ करते थे, जिनका नाम था सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, एक बड़े फेमस उस समय पे एक संत हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना। और निजामुद्दीन औलिया जो थे, ये भी इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी था, ये भी इस्लाम का प्रचार कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन दोनों के इस्लाम के प्रचार करने के तरीके अपने अपने थे, दोनों एकदम डिफरेंट थे, ईस्ट और वेस्ट थे। तुगलक का प्रचार, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी का प्रचार मैंने बता दिया आपको कि क्या करेगा, प्यार से पूछेगा या तो इस्लाम कबूल करो या गर्दन काटेगा, क्योंकि उसका एक शौक है गर्दनों का महल बनाने का। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। और इस चीज का हमेशा विरोध करते थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया अपने कुरान की शिक्षा देके, अपने इस्लाम की शिक्षा देके लोगों को कोशिश करते थे कि इनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। फर्क देख रहे हो कितना बड़ा है। ये शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत शांति से लोगों को अपने इस्लाम की खूबसूरती बताते थे और उनको प्रवोक करते थे कि वो लोग इस्लाम को ज्वाइन करें। क्लियर है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, ये बहुत ज्यादा रिजिड था, बहुत कठोर था किस चीज को लेके, लोगों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए, ठीक है ना। इसको कोई एग्जांपल देना होगा तो आप दे सकते हो, मंगोलपुरी दे सकते हो एग्जांपल, है ना। इतना रिजिड था कि एक मंगोलपुरी शहर बना दिया पूरा का पूरा उसने, ठीक है। ये दोनों के अंदर चीज थी, लेकिन दोनों का काम एक ही था कि लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने का। पॉइंट क्लियर है मेरा, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया को, ऐसा कहा जाता है, इसने निजामुद्दीन औलिया को तकरीबन 20 से 25 बार अप्रोच किया मिलने के लिए, सिर्फ कि सर मैं एक बार आपसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि आप भी इस्लाम का प्रचार कर रहे हो, मैं भी इस्लाम का प्रचार कर रहा हूं, आप बहुत महान संत हो और मैं एक बार आपसे मिलके इस्लाम के ऊपर इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। लेकिन निजामुद्दीन औलिया का मानना यह था कि जो व्यक्ति किसी की जान लेके या डरा धमका के अगर उसको इस्लाम में कन्वर्ट करेगा, वो इस्लाम का सही भक्त हो ही नहीं सकता, उसकी नजर में इस्लाम जो है वो सही आ ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि इस्लाम यही सिखाता है किसी की जान नहीं लेनी, ऐसा इनका मानना था। इसलिए निजामुद्दीन औलिया ने हर बार इसके ऑफर को डिनाई किया, कभी भी इससे मिलने के लिए उन्होंने हामी भरी नहीं। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरी बात, अलाउद्दीन कोशिश करता रहा, ये हर बार मना करते रहे, लेकिन अलाउद्दीन को आप ज्यादा मना कर नहीं सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी है ना, रणवीर सिंह है वो, क्या खतरनाक सुल्तान था अपने टाइम का। फिर एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको गुस्से में व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम सुल्तान को मना करोगे तो सुल्तान तुमसे मिल नहीं सकता। गलत, सुल्तान जब चाहेगा तब तुमसे मिलने आ सकता है, ठीक है। तुम रहते हो दरगाह के अंदर हो, आज जो आपका निजामुद्दीन स्टेशन है ना दिल्ली के अंदर, यहीं पर रहा करते थे निजामुद्दीन औलिया, है ना। तो कहता है कि सुल्तान को मना नहीं कर सकता, सुल्तान जब चाहेगा तब तुमसे आके मिल लेगा।
तब इसका रिप्लाई औलिया ने बड़ा शानदार किया था। उन्होंने बोला कि मेरी दरगाह में जहां पे मैं बैठता हूं, मेरे इसमें घर में 12 गेट हैं, 12 दरवाजे हैं, ठीक है, तो एक से अंदर आएगा, मैं किसी से भी बाहर जा सकता हूं, मेरे पास बाहर जाने के 11 रास्ते हैं, लेकिन मैं तेरे से नहीं मिलूंगा, ये मेरा पक्का है, कुछ भी हो जाएगा मैं तेरे से नहीं मिलूंगा, मैं ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा नहीं जो किसी की जान लेता हो इस्लाम के प्रचार के लिए, इस्लाम के नाम पे, है ना। तो कहीं ना कहीं निजामुद्दीन औलिया का जो ऑरा था वो बहुत अच्छा था, है ना, एज कंपेयर टू अलाउद्दीन खिलजी। एक अच्छी सोच लेके, देखो अपने धर्म का प्रचार सब कोई कर रहा है, ठीक है, अपने अपने तरीके थे, औलिया का तरीका अच्छा था। खैर, तो यहाँ पे कभी भी इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई, ऐसे दोनों के बीच में डिबेटबाजी जो थी वो चलती रहती थी। उसके बाद क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी इनको खुश करने के लिए इनको बहुत सारे गिफ्ट भेजा करता था, है ना, कि भाई साहब ये रख लो, मिल लो, नहीं मिलूंगा, सामान रख लिया लेकिन मिलूंगा नहीं, ठीक है ना, फिर कुछ भेज दिया, फिर कुछ भेज दिया, फिर कुछ, सामान लिया करते थे, कह रहे सामान की कोई मनाही नहीं है लेकिन तेरे से मिलूंगा नहीं। पॉइंट क्लियर है यहां तक। इसने गिफ्ट के नाम पे बहुत सारी जमीनें किसके नाम करी, निजामुद्दीन औलिया, कि भाई साहब ये जमीन आपकी, यहाँ पे आप धर्म का प्रचार जैसे चाहो वैसे करो, है ना। उन्होंने गिफ्ट ले लिया, भाई साहब एक बार मिल लो, नहीं मिलते जा, है ना। ये कहानी इनके बीच में उस समय पे चल रही थी, लेकिन कभी भी इन दोनों की आपस में मुलाकात नहीं होती है। पॉइंट क्लियर है मेरे यहाँ तक, पॉइंट क्लियर है, गुड, ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन के बाद जब आपने चीजों को पढ़ा तो एक आया था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो था ये थोड़ा सा क्या पूरा ही उल्टी खोपड़ी का आदमी था, बता ही दिया था मैंने इसका कैरेक्टर कैसा था, है ना। तो ये जो मुबारक शाह खिलजी था, ये धर्म के नाम पे इसने एक दिन, ऐसी सनकी था, अजीब सा दिमाग था इसका, इसने एक दिन ये समाज में वो अनाउंसमेंट कर दिया कि देयर इज नथिंग लाइक खलीफा, कि खलीफा जैसा कोई पद है ही नहीं, आज से तुम्हारा भाई खलीफा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खलीफा को मानने से मना कर दिया और स्वयं को खलीफा डिक्लेयर किया था। कौन था? मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। और इसलिए इसने एक काम और किया मुबारक शाह खिलजी ने, कि जब खलीफा मैं हूं तो औलिया कौन होता है? गिफ्ट लेने वाला। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जितने गिफ्ट, जितनी जमीनें औलिया को दी थी, इसने सारी की सारी वापस ले ली थी मुबारक शाह खिलजी ने। क्लियर है मेरी बात यहां तक? समझ में आई मेरी बात यहां तक सबको? थम्स अप भेजो जल्दी, फिर एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आगे, जल्दी से बोलो समझ में आई। निजामुद्दीन वाला ये था कि निजामुद्दीन जो थे ना केशव, ये एक धर्मगुरु थे, धर्मगुरु इस्लाम के, ठीक है ना। सूफी संत का मतलब होता है धर्मगुरु। ये भी इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, अलाउद्दीन भी इस्लाम का प्रचार कर रहा था। दोनों के प्रचार करने के तरीके फर्क था दोनों में। अलाउद्दीन मारकाट में बिलीव करता था, ये शांति में बिलीव करते थे, ठीक है ना। कई बार अलाउद्दीन ने कोशिश करी कि मिल लो, लेकिन ये कभी मिले नहीं, क्योंकि इनको अलाउद्दीन का तरीका पसंद नहीं था। वो कहते थे सुल्तान बनने के लिए जो तरीका आप अपना रहे हो वो ठीक है, लेकिन धर्म का प्रचार इस तरीके से करना गलत है, ठीक है ना। और कुछ इतिहासकार इसके पीछे दूसरा कारण भी मानते हैं। वो कहते हैं कि औलिया इसलिए अलाउद्दीन से नहीं मिलते थे क्योंकि अलाउद्दीन जो था वो एक लोअर कास्ट का व्यक्ति था, है ना, इस चक्कर में वो नहीं मिलते थे। पर इसके कोई साक्ष्य नहीं है। अब जितनी किताबें पढ़ोगे हर एक के अंदर अलग अलग फैक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग ज्यादा किताबों में भी जाना मत जब तक अपना एग्जाम क्रैक ना हो जाए तब तक। फ्री टाइम होता है ना, जैसे मेरे पास फ्री टाइम इन दोनों है काफी, तो मुझे मजा आता है इन चीजों को पढ़ने में, है ना, और कुछ जानकारी मिल जाए मैं इसलिए पढ़ता हूं इन चीजों को। आप लोग इतना मत घुसना अभी इनमें, ठीक है। क्लियर है केशव भाई यहां तक? ठीक है, तो ये चीजें थी। फिर मुबारक शाह खिलजी ने क्या किया था, इसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया, भैया खलीफा मैं ही हूं, अपुनिश भगवान है ना। इसका लेवल वो था, ये कोई भगवान नहीं है, जो कुछ है वो अपुनिश है ना। तो मुबारक शाह खिलजी ने खलीफेट को मानने से मना किया, खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। वो तो ये मर गया 3-4 साल में, अगर ये 2-4 साल और जिंदा होता ना, खलीफा के बाद अपने आप को अगला लेवल अल्लाह ही बोलने वाला था कि मैं ही अल्लाह हूं, है ना। तो ये निपट गया था, अच्छा ही हुआ। खैर, इनकी मुलाकात कभी नहीं हो पाई, ठीक है। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी मर गया था, तुगलक लोग आ गए थे। अब तुगलक के अंदर कौन आया था सबसे पहले? जीएसटी आया था, जीएसटी आया था सबसे पहले, यानी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की जो नीतियां थी वो रिजिड भी थी और लिबरल भी थी। रिजिड मतलब कठोर, और लिबरल यानी कि उदार। ये दोनों नीतियों को बिलीव करता था, ठीक है। तो जब ये जो आया जीएसटी जब आया, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक कन्फ्लिक्ट हो गया था, इसका भी कन्फ्लिक्ट हो गया था किसके साथ? निजामुद्दीन औलिया के साथ, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया को जो बचे हुए जो गिफ्ट और जमीनें थी, बची कुची जो भी संपत्ति थी, वो किसने ले ली? वो जीएसटी ने वापस ले ली कि नहीं कुछ नहीं देंगे इसको। क्लियर है मेरी बात? आपस के इनके कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, ठीक है ना। अब दूसरी थ्योरी पे आ जाओ आप। गयासुद्दीन तुगलक की मौत की दूसरी थ्योरी क्या कहती है कि जीएसटी जितना निजामुद्दीन औलिया से चिढ़ता था, उतना ही जूना खान निजामुद्दीन औलिया को फॉलो करता था। जूना खान बोले तो नाम बताओ।
कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया के कहने से अपने फादर के मरने का ये अरेंजमेंट किया था। ये एक इतिहास का कुछ एक ग्रुप है इतिहासकारों का, वो इस बात को मानता है, पर वो हमारे इतिहासकार नहीं, वो सारे अरब के इतिहासकार है, उनसे अपना कोई लेना देना नहीं है, है ना। ये चीजें जो आप में से अगर किसी का हिस्ट्री है ऑप्शनल तो मुझे बताओ, हिंदी इंग्लिश जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, किसी बच्चे का हिस्ट्री ऑप्शनल है? उसके काम की चीज मैंने बताई है ये वो आ जाओ अब जीएसटी के जो मुख्य कार्य थे, वो इसके कार्य क्या क्या थे, जीएसटी के कार्य, ठीक है, इसके मुख्य कार्य क्या थे उसके ऊपर हम लोग बात करें। पहला पॉइंट लिखेंगे रस्म ए रियान, पहला पॉइंट है इसमें रस्म ए रियान, रस्म ए रियान, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो रस्म ए रियान। रस्म ए रियान का मतलब होता है मिक्सर, इसका जो शासन था वो मिक्स्ड अप था, वो मिक्स्ड अप था विद रिजिड एंड लिबरल बोथ, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये वाली बात बताई थी कि इसका जो शासन था वो कठोर और उदार दोनों तरीके था। इसको क्या बोला जाता है, इस टर्म को यूज किया जाता है रस्म ए रियान, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा आपको आपसे कि सल्तनत में किस सुल्तान को रस्म ए रियान माना गया है। एक ही सुल्तान है पूरे सल्तनत के अंदर, वो कौन है, गयासुद्दीन तुगलक, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा इसने काम क्या किया, ही रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर टैक्स फ्रॉम गंगा एंड यमुना दोआब, ठीक है, फ्रॉम, ये आप आंसर दोगे, टू 10%, ठीक है। ये आप बताओगे फ्रॉम में क्या लिखूं मैं, हिंदी में समझाता हूं। इसने क्या किया दूसरा काम, इसने गंगा और यमुना में जो टैक्स था उसको एक जो फिक्स कर रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, वहां से घटा के, उस प्रतिशत से घटा के 10% पे लेके आ गया था। क्लियर है मेरी बात। तो ये आप जवाब दोगे कितने परसेंट से इसने घटाया हुआ, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने गंगा यमुना दोआब में कितना परसेंट टैक्स कर रखा था, ये आप लोग बताओगे। बताइए भाई जल्दी जल्दी, गंगा यमुना दोआब में कितना टैक्स कर रखा था अलाउद्दीन ने। बहुत बढ़िया आकाश, वेरी गुड केशव, ऐसे आंसर दिया करो, वेरी गुड खुशबू, ठीक है। कितना, 50। क्वेश्चन ये भी आपका एक बार आया हुआ है एमसीक्यू में कि उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अलाउद्दीन के गंगा यमुना दोआब के टैक्स को 50 से घटा के 10% किया था, नाम क्या उसका, जीएसटी। क्लियर है मेरी बात यहां तक, बहुत बढ़िया अमित, क्लियर है यहां तक सबको, ठीक है ना। चलिए इसके दो काम मैंने आपको इंपोर्टेंट बता दिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको यहां बहुत मिलेंगे इसके तीसरे वाले पॉइंट पे, ही रीसेटअप, रीसेटअप कह लो या सेटअप कह लो, इसने 3 चीज बनाई, ठीक है। ही रीसेटअप या सेटअप, 3 चीजें थी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला था मुकद्दम, मुकद्दम, ठीक है, अभी समझाऊंगा एक एक वर्ड का मतलब क्या क्या होता है, ठीक है ना। दूसरा था इसका खुद, और तीसरा था इसका आमीर्स, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसके, ठीक है ना। इसने इन चीजों को सेटअप किया था। देखिए अलाउद्दीन के टाइम पे क्या हुआ था, चीजें डिस्टर्ब हो गई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका जो एक अगर आप उसका एरा समझ पाए तो सिर्फ और सिर्फ वो बैटल पे और अपने एरिया को बढ़ाने में और लूट करने में बिलीव करता था, ठीक है ना। तो मुकद्दम का मतलब होता है हेड ऑफ विलेज, गांव का मुखिया, ठीक है। मुकद्दम का मतलब क्या है, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, मुकद्दम किस चीज के लिए यूज होता था, गांव के मुखिया के लिए, ठीक है ना। खुद का मतलब होता था पटवारी, पटवारी इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है। इसने पटवारी की पोजीशन स्टार्ट की थी, उनको रखा गया था भैया तुम लोग टैक्स वगैरह का काम तुम लोगों का रहेगा, ठीक है ना। तीसरा था आमिर, आमिर वाला सेटअप क्या था कि
अलाउद्दीन खिलजी ने आमिर वामिर को कोई खास महत्व दिया नहीं था। ये अलाउद्दीन खिलजी हमने पढ़ा, उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे चैप्टर में हमने कहीं आमिर और उलेमा की बात नहीं की थी, क्योंकि अलाउद्दीन इन सब चीजों पर ज्यादा बिलीव करता नहीं था, ठीक है ना। तो आमिर में इसने क्या किया, ही गेव ग्रेट गिफ्ट्स टू आमिर। आमिरों के साथ इसने अपने अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने के लिए उनको बहुत सारे, हाँ सरपंच या प्रधान कह सकते हो, बिल्कुल संदीप, ठीक है ना। आमिरों के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए इसने आमिरों को बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, ठीक है ना। ये 3 चीजें आपको इसकी याद रखनी है। क्लियर है यहां तक सरपंच साहब? संदीप क्लियर है? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्या इसने क्या क्या रीसेटअप या सेटअप किया था? नंबर 1 रस्म रियान, नहीं सॉरी, रीसेटअप की बात कर रहा हूँ, रस्म तो हो गया। रीसेटअप में क्या था, मुकद्दम, खुद और आमिर, है ना। मुकद्दम बोले तो सरपंच, खुद बोले तो रेवेन्यू कलेक्टर और आमिर बोले तो धार्मिक व्यक्ति, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ये इसका तीसरा पॉइंट है। अब आ जाओ इसके चौथे पॉइंट पे। इसके सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको ये याद रहने चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। चौथे पॉइंट के ऊपर आ जाओ, वो और इंपॉर्टेंट है। ही डेवलप वेल्स एंड कैनाल्स। ठीक है ना। इसने कुएं और नहर का निर्माण किया, डेवलप कराया इसने इंडिया के अंदर, ठीक है ना। पहला सुल्तान है, याद रखना इस बात को, कि हिंदुस्तान का पहला सुल्तान है जो कुएं और नहर को डेवलप कर रहा है। इससे पहले कोई सुल्तान ऐसा नहीं था जिसने डेवलप किया हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 2 टाइप से आ जाएगा। पहला तो ये किसने सबसे पहले किया, एक ये क्वेश्चन बनता है किसने सबसे ज्यादा किया। तो सबसे पहले करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, गयासुद्दीन तुगलक। हम जीएसटी पढ़ रहे हैं, याद रखना इस बात को, भूलना मत भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कामों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत। क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है। ही डेवलप सो मैनी, नॉट सो मैनी, ही डेवलप वेल्स एंड कैनाल्स। इसने भारत के अंदर सर्वप्रथम कुएं व नहरों का निर्माण कराया। इसने खुदवाए कुएं, नहरें इसने बनवाई, ठीक है। 5वां लिख लो। ठीक है। इसने व्यवस्थित डाक सेवा आरंभ की। सल्तनत का सुल्तान जिसने व्यवस्थित डाक सेवा आरंभ की, कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ही स्टार्टेड सिस्टमैटिकल पोस्टल सर्विसेज, व्यवस्थित डाक सेवा, ठीक है। क्लियर है? छठा पॉइंट, इसने दिल्ली के पास एक शहर बनाया जिसका नाम था तुगलकाबाद, ठीक है। एक शहर का निर्माण किया जिसका नाम था तुगलकाबाद। जो तुगलकों का था वो किसने बनाया? तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया, ठीक है ना। आज की डेट में तुगलकाबाद दिल्ली के अंदर ही है, लेकिन उस समय पे दिल्ली से बाहर था। पहले दिल्ली छोटी थी, अभी दिल्ली जो है वो बड़ी हो चुकी है, ठीक है ना। तो ही डेवलप्ड अ सिटी नियर दिल्ली नोन एज तुगलकाबाद। इसलिए जो गयासुद्दीन तुगलक है, जीएसटी है, इसका टॉम भी कहां पर है? क्लियर है यहां तक की बात? ये इसके 7 पॉइंट हो गए होंगे। हाँ, ये इसके 7 पॉइंट है। ये 7 पॉइंट आपको इसके याद रखने हैं अच्छे से। क्लियर है? पॉइंट्स एक बार मैं सारे के सारे फिर से क्लियर कर रहा हूं आपको, सातों के सातों पॉइंट एक बार देख लेना। किसी का कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो साथ साथ इसको क्लियर कर लेना, ठीक है जी। पहला, चल जा, हाँ, पहला रस्म रियान, जिसका मतलब होता है कठोर और उदार, दोनों प्रकार का शासन था इसका। दूसरा, इसने एग्रीकल्चर टैक्स जो था वो रिड्यूस किया, गंगा यमुना दोआब में 50 से कितना किया? 10% किया। तीसरा, इसने 3 चीजें सेटअप या रीसेटअप करी। कौन सी? मुकद्दम, जिसका अर्थ होता है गांव का मुखिया बनाया। दूसरा, खुद, जिसका मतलब होता है पटवारी और रेवेन्यू कलेक्टर इसने अलग बनाए। तीसरा होता है आमिर, यानी कि जो आमिर नाराज हुए बैठे थे उनको वापस से मना के गिफ्ट वगैरह देके अपनी साइड करने का फैसला किया, ठीक है। चौथा पॉइंट, पहला सुल्तान जिसने कुएं और नहरों का निर्माण कराया। अगला पॉइंट, सिस्टमैटिकल पोस्टल सर्विस, यानी कि इसने व्यवस्थित डाक सेवा भारत में आरंभ की। छठा पॉइंट, ही डेवलप्ड अ सिटी नियर दिल्ली, दिल्ली के नजदीक इसने एक शहर बनाया जिसका नाम था तुगलकाबाद, ठीक है। और मरने के बाद इसका जो टॉम बनाया गया वो भी कहां पर है? तुगलकाबाद में, ठीक है ना। तो जीएसटी का टॉम कहां पर है? तुगलकाबाद। याद रखेंगे यहां तक?